सो सेकेंड लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. In the second lecture, we will discuss relation between Kp and Kc. Also, we will discuss properties or factors or characteristics of equilibrium constant. That is again very important factors. जैसे आपने characteristics of या properties of rate constant आपने देखा था. Rate constant temperature पर डिपेंड करता है, आपने देखा होगा आर्हेनियस इक्वेशन काइनेटिक्स में. उसी तरह से हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी फैक्टर्स हैं, उस पर भी बात करेंगे हम लोग. ठीक है. तो लास्ट क्लास हमने बोला था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं. मेनली दो ही पढ़ना है आपको, होता तो तीन है. मान लो कोई रिएक्शन है ए ऑफ ए, बी ऑफ बी, सी ऑफ सी एंड डी ऑफ डी. तो लिखने के समय देखो, जो ये सी है कैपिटल सी वो रिएक्टेंट है, और जो स्मॉल सी है वो पावर है. कैपिटल डी, स्मॉल डी, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया. राइट, लिख दिया. अगर ए बी सी डी का मोलैरिटी रखते हो, मोलैरिटी ऑफ सी का पावर सी, मोलैरिटी ऑफ डी का पावर डी, है ना, मोलैरिटी ऑफ ए का पावर ए. लेकिन ये मोलैरिटी आपको रखना है इक्विलिब्रियम पर. दिस मोलैरिटी मस्ट बी, एक्टिव मास मस्ट बी मोलैरिटी बट एट इक्विलिब्रियम. तो मिले वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस में चेंज हो जाता है, केसी में. अगर आपने मोलैरिटी की जगह पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रख दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रख दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, अगर ये सब रख दिया मोलैरिटी के जगह पे, तो ये यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाएगा, केपी. ठीक है. अच्छा, अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सी रख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, मोल फ्रैक्शन रख देते हो तो के एक्स बोलते हैं. ये पढ़ना नहीं है लेकिन होता है. अगर एबीसीडी का मोलैरिटी रखते हैं तो केसी मिलता है, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम रखते हैं तो केपी मिलता है, और मोल फ्रैक्शन रखते हैं तो, है ना. तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. सपोज क्वेश्चन है, इफ 5 moles of N2 and 10 moles of H2 are kept in a container at constant temperature T, constant temperature T in a 10-liter container at constant temperature T, and after some times equilibrium is achieved, and at equilibrium total pressure is 5 atm and moles of N2 left is 3 atm. फाइंड. सब डेटा दे दिया आपको, है ना. आपने तीनों डेफिनेशन समझा है. थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का यूज करना है, एंड थोड़ा सा आपको डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का यूज करना है. पूरा डेटा गिवन है. एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें आप समझ सकते हो कि केपी और केसी कैसे निकालते हैं. 5 moles of N2 and 10 moles of H2 are kept in a 10-liter container at constant temperature T, and after some time equilibrium is achieved. At equilibrium total pressure is 5 atm and moles of N2 left is 3 atm. ये डेटा गिवन है. आपको थोड़ा मोल यूज करना पड़ेगा, स्टोकियोमेट्री का कंसेप्ट, है ना. देखो, मैं थोड़ा सा स्टेप्स के बारे में बात करता हूँ. 4 स्टेप्स में क्वेश्चन बनते हैं. सब लोग इधर ध्यान दीजिए थोड़ा लिखने से पहले. अगर आपको आता है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सबसे पहला आपके आंखों के सामने वो रिएक्शन आ जाना चाहिए जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है बैलेंस फॉर्म में. और जैसे रिएक्शन आ गया तो के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन भी लिख दोगे.
रिएक्शन आपको चाहिए ही चाहिए आपकी आंखों के सामने, बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन चाहिए, ठीक है, और उसके कोफिशिएंट्स वगैरह सब बैलेंस फॉर्म में चाहिए, और फिर आपको एक्सप्रेशन लिख दोगे, जैसे रिएक्शन आगे एक्सप्रेशन लिख दोगे, जैसे आप एक्सप्रेशन लिखोगे अब तुम्हें इक्विलिब्रियम पे एक्टिव मास चाहिए होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या चाहिए होगा, एक्टिव मास। अब पूरा कंसेप्ट आपका कहां पे जाएगा, एनी हाउ इक्विलिब्रियम पर आपको सबके मोलैरिटी या सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ये चाहिए। इफ यू हैव द मोलैरिटी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, इनिशियल पता है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इक्विलिब्रियम पे चीजें चाहिए। तो कंसेप्ट ये बोलता है, कोई भी क्वेश्चन में आज के बाद अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाए, 3-4 स्टेप का ध्यान रखिए। पहला स्टेप रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में चाहिए और के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन चाहिए, पहला स्टेप ये दोनों मिक्स्ड है। दूसरा, आप देखो क्वेश्चन में रिएक्टेंट इनिशियली क्या गिवन है, इनिशियली क्या गिवन है, क्वेश्चन में जरूर हिडन फॉर्म में इंफॉर्मेशन होता है कि इक्विलिब्रियम पर क्या क्या रहेगा, हिडन फॉर्म में चीजें लिखी होती है, इक्विलिब्रियम पे कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया, कितना प्रोडक्ट बना, वो लिखा रहता है क्वेश्चन में। मतलब एनी हाउ हिंदी में बोलते हैं ना, बड़ा फेमस है, साम दाम दंड भेद, सुना है कभी? वो लगा के आपको इक्विलिब्रियम पे क्या करना है, एक्टिव मास निकाल लेना। जो जैसे भी जो भी आईक्यू लगाना है लगाओ, जितना स्ट्रगल करना है, जितना फास्ट हो सकता है उतना अच्छा है। एंड फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या, वो वैल्यूज पुट करने, और इतना करने के बाद कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देना, फिर हो गया सॉल्व। क्या जैसे कार्बोकेटाइन नहीं आ रहे लोगों को, हाँ, थ्री थ्री सॉरी गलत लिख दिया क्या, मोल्स ऑफ N2 लेफ्ट इज 3, एटीएम नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, हाँ 5 एटीएम उधर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो बताओ कौन सा रिएक्शन है, बता सकते हो सब लोग? देखो पहला न्यूमेरिकल एक तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और ये इतना सिंपल न्यूमेरिकल है, सब डेटा गिवन ही है। कंटेनर में पहले क्या है बताओ, N2H2 है, कितना है 5 और 10, कितने टेम्परेचर T, वॉल्यूम कितना 10 लीटर, टेम्परेचर मेंशन नहीं है लेकिन ये कांस्टेंट है, राइट। अच्छा कल बताया था कोई भी सिस्टम अगर रिवर्सिबल है और क्लोज कंटेनर में कांस्टेंट टेम्परेचर पे रख दोगे तो आफ्टर सम टाइम दे विल अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट इज मोस्ट स्टेबल स्टेट, मिनिमम एनर्जी स्टेट, मैक्सिमम रैंडमनेस, सिस्टम का नहीं ओवरऑल भी बोल सकते हैं। क्या लिख दें यहाँ पे, N2H2 अमोनिया, हमें यहाँ दिया हुआ ये 3 बचा है, ये दोनों कितना बचा है हमें नहीं पता, लेकिन N2 कितना बचा है ये गिवन है। तो अदर जो बचेंगे उसके लिए मोल कंसेप्ट का यूज लेना पड़ेगा, बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन लिखो, T इक्वल टू 0, 11 AM में ये 5, ये 10 है, ये 0 है, डायरेक्ट 11:30 इक्विलिब्रियम टाइम में ये 3 है, तो अब मोल कंसेप्ट लगाओ, इसका 2 रिएक्ट कर गया ना, इसका 1 रिएक्ट करता है तो इसका 3 करता है, इसका 2 रिएक्ट किया तो इसका 6 गया, कितने बचे, 4 बचे। अरे ये सुनो, 1 से 3 तो इसका 2 गया ना, 5 था 3 बचा है, तो 2 मोल ऑफ N2 हैज रिएक्टेड, so how much mole of H2 reacted then, 6 mole, now 10 mole of H2 initially was there, so 4 mole H2 will left, now again 1 mole से कितना बन रहा है 2, तो इसके 2 से कितना बनेगा 4, ध्यान रखना ये सारे मोल्स हैं, क्या है ये मोल्स हैं। अब यहाँ पे अगर हमें मोलारिटी निकालना है, हर कंपोनेंट का मोलारिटी निकालना है, हमें पता चल गया ना ये कितना है 3 है, ये 4 है और ये भी 4 है, दीज आर द मोल्स ना 10 लीटर में, 10 लीटर में दीज आर द मोल्स। तो एक काम करते हैं मोलारिटी, अच्छा इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना है, पी टोटल इक्विलिब्रियम 5, टेम्परेचर भी इक्विलिब्रियम पे वही है जो पहले है, टेम्परेचर नहीं बदला है, इक्विलिब्रियम पे इनिशियल प्रेशर दिया नहीं था, इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है। डाल्टन्स लॉ कैसे यूज कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, है ना। ठीक है आगे बढ़े, देखिए मोलैरिटी कितना लिख देंगे, N2 कितना 3 मोल है बाई 10,
क्योंकि सारे गैसेस 10 लीटर कंटेनर में, मोलैरिटी मोल बाय वॉल्यूम होता है। N2 H2 का 4/10, इसका 4/10। देखो सबका मोलैरिटी आ गया, सबका मोलैरिटी आ गया। नाउ जिसको डाल्टन्स लॉ नहीं आता है, मैं उस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले डाल्टन्स लॉ पहले बता देता हूँ क्या है। ठीक है, कभी जिक्र किया है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का क्लास में? फिजिक्स में हुआ है। देखो थोड़ा सा फिर से, जो एकदम अननोन है ना डाल्टन्स लॉ से, क्योंकि यहाँ केपी का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर वो नहीं आता है, तो मैं सिखाई देता हूँ थोड़ा सा। इधर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पहले तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो एक कंटेनर है, उसमें O2 N2 दो गैस है मान लेते हैं, दोनों गैस का मोल्स मान लेते हैं N1 N2 है। ये दोनों गैस टी टेम्परेचर पर रखा हुआ है, दोनों के लिए वॉल्यूम V है। दोनों का कंबाइंड प्रेशर P टोटल मान लेते हैं P है। डाल्टन ने ये बोला कि इन ए गैसियस मिक्सचर टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, पहला स्टेटमेंट यही है, इट्स सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इट्स सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ, एल्जेब्रिक सम, सिंपली स्केलर है, वेक्टर सम भी नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पी टोटल को पी टोटल इंटू वी एन टोटल आर टी लिखना पड़ेगा। अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है गैसियस मिक्सचर का, तो सारे गैस मिला के वॉल से कोलिजन कर रहा है, all the gas colliding with the wall as well as with each other, but pressure is because of collision with the wall. तो सारे गैस कोलाइड कर रहे हैं, तो टोटल प्रेशर ऑन द वॉल डिपेंड्स नॉट ओनली द मोल ऑफ H2 O2 और N2, डिपेंड्स ऑन टोटल मोल्स। सो टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू N टोटल RT होता है। समझ गए? लेकिन अगर आपको निकालना है सिर्फ प्रेशर ऑफ O2, तो प्रेशर O2 कितना प्रेशर लगाएगा, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। मैंने कल भी बताया था कि दोनों गैस के लिए वॉल्यूम सेम है, ये याद करो, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय O2 एज वेल एज N2 इज सेम। इसीलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इनटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर N ऑफ O2 लेना पड़ेगा इनटू RT। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालना है, तो V, समझ गए, N ऑफ N2 RT। अगर आप देखोगे इन तीनों इक्वेशन को, दूसरा स्टेटमेंट मैं डिराइव करने जा रहा हूं। अगर आपने 2 डिवाइड बाय 1 किया, 2 डिवाइड बाय 1, तो P ऑफ O2 बाय P टोटल मिलेगा, इधर N ऑफ O2 बाय N टोटल मिलेगा। देख लो, दिस बाय दिस कर रहे हैं, तो V और V कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, न्यूमरेटर में P ऑफ O2, यहां डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, RT RT दोनों जगह पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे देख सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, सेकेंड स्टेटमेंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, फर्स्ट स्टेटमेंट ये, दूसरा मैं ऊपर लिख रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट गैस बाय मोल फ्रैक्शन, सॉरी टोटल मोल इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू P टोटल। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, उसी तरह से अगर आपने इसको और इसको डिवाइड किया, 3 डिवाइड बाय 1, तो क्या मिल जाएगा, प्रेशर ऑफ N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू P टोटल मिलेगा। मतलब आप यहां से सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो डाल्टन्स लॉ का, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द गैसेस मिक्सचर इनटू P टोटल, दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट। जिनको नहीं आता है वो लिख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर इज एल्जेब्रिक सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस is equal to mole fraction of that gas into P total। अच्छा, इसका यूज ना बच्चे सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी पड़ता है, तो इसको सीख लो, है ना, इसमें डाउट मत क्रिएट करो। ठीक है, जल्दी
इधर भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे हम, या फिर आपने इतना लिखा है तो पहले डाल्टन्स लॉ लिख लो, फिर इस क्वेश्चन का आगे का पार्ट करते हैं। ओके, लिख लिया यहाँ तक? देखो केसी तो आ जाएगा, जितना हमने इतना सॉल्व कर दिया है, अब केसी आ जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पे सबकी मोलरिटी है ना अपने पास। लेकिन मैं चाहता हूं अभी आप पार्शियल प्रेशर निकालो, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, या चलो पहले N2 एट इक्विलिब्रियम, डाल्टन्स लॉ, इसी को मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, चलेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ पानी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। देखो यहाँ पे कितने गैस है, जैसा भी लॉ है वही लगा देंगे, सेकेंड लॉ लगा देंगे, सेकेंड स्टेटमेंट दिख रहा है। पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का कैसे आएगा, मोल ऑफ दैट गैस बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितने आने वाले, 11 इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर दैट इज 5। देखो कैसे लगा दिया डाल्टन्स लॉ। अगर इक्विलिब्रियम पे गैसियस मिक्सचर, देखो इक्विलिब्रियम पे क्या क्या आपके पास, गैसियस मिक्सचर में इंडिविजुअल गैस के मोल्स हैं, और इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर भी है आपके पास 5 atm, दिख रहा है? तो किसी इंडिविजुअल गैस का कैसे निकालेंगे पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ दैट गैस बाय टोटल मोल्स। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालना है तो मोल्स ऑफ N2 लेना है बाय टोटल मोल्स लेना है इक्विलिब्रियम पर। टोटल मोल्स कितने हैं? अच्छा, उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकालना है, तब इसका मोल कितना है, 4/11 इंटू 5। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकालना है, बताओ, अगेन 4/11 इंटू 5 हो गया। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? नाउ अब देखो, पहले केपी लिख लेते हैं, सॉरी केसी लिख लेते हैं। केसी का एक्सप्रेशन लिखने के समय गलती क्या करते हैं लोग, मैं बता दूं, कुछ लोग है ना जिन्होंने कभी नहीं सीखा, नौसिखिए बोलते हैं उनको, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे ट्वाइस लेते हैं ब्रैकेट में, जो रिएक्टेंट है वो लेना है ब्रैकेट में, और जो कोफिशिएंट ऑफ पावर में जाता है, यहाँ पे लोग लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ अमोनिया। अरे वो ट्वाइस अमोनिया रिएक्टेंट नहीं है, ट्वाइस अमोनिया रिएक्टेंट नहीं है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो ब्रैकेट में लेना है। ये तो बैलेंसिंग की वजह से आया ना, कहां गलती करते हैं, समझ गए? तो आपको अमोनिया और जो अमोनिया को कोफिशिएंट ऑफ पावर में नीचे क्या रखना पड़ेगा, N2, और यहाँ 3H2 या H2, सिर्फ H2 रखना पड़ेगा, उसका क्यूब। अभी ऐसा लिख दिया, ये के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन है। अब बताओ केसी के लिए क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो मोलैरिटी अगर रख दें, तो अमोनिया की मोलैरिटी देखो वहां पे लिख रखा है 4/10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3/10, मोलैरिटी मोल बाय वॉल्यूम 4/10 का क्यूब। आ जाएगा सॉल्व करके, कितना आ जाएगा? हाँ, ये और ये कैंसिल हो गया ना, 100/12 क्या, 100/12 ना, 25/3, ठीक है, इतना ही रहने दो। अच्छा, अगर तुमको यूनिट लिखना है तो देखो यहाँ मोल स्क्वायर, मोलैरिटी स्क्वायर है और नीचे मोलैरिटी का पावर 4 है, तो मोलैरिटी -2 बोल सकते हो अगर यूनिट लिखना है तो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं होता है। यहाँ क्या है, मोलैरिटी का स्क्वायर है, नीचे मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी का क्यूब है, तो मोलैरिटी पावर 4 नीचे आएगा, ऊपर आएगा मोलैरिटी का स्क्वायर, तो नेट क्या लिख दोगे? ऐसे हो सकता है क्वेश्चन में यूनिट ना पूछे। अच्छा ये हो गया, अब बताओ केपी क्या लिख दोगे, फिर से पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। अब पार्शियल प्रेशर का वैल्यू रख देते हैं। अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कितना है बच्चे, 4 इंटू 5/11 का स्क्वायर, H2 3 इंटू 5/11, और सॉरी N2, और H2 कितना आ गया, 4 इंटू 5/11 का क्यूब, राइट? बोलो अब सॉल्व कर लेना, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सबको आ रहा है समझ में? बोलिए।
कितना है, कोई बताएगा आंसर केपी का? 120 121 क्या बाई 300, ठीक है, लिख के रख लो, सही होगा। सबका ये आ रहा है? के एक्स जो है ना उसके लिए मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। जो यहाँ पे लिखा ना हर जगह से 5 हटा देना, बस 5 हटा देना है हर जगह से। के एक्स में सिर्फ मोल फ्रैक्शन चाहिए। और मोल फ्रैक्शन कौन सा पार्ट है? देखो ये वाला पार्ट मोल फ्रैक्शन है, ये वाली, ये सारी पार्ट मोल फ्रैक्शन है। फिजिक्स में डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ना है क्या? है, सिलेबस में है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पे, बहुत बार आया हुआ सवाल है, देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं। पहले इतना लिख लें, के एक्स निकालू यहाँ पे या फिर आप कर पाओगे बताओ? के एक्स में तुम्हें लेना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, दैट इज 4/11 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3/11, 4/11 का क्यूब। कितना आया सॉल्व करके? 121/12, ठीक है। आ गया सबको समझ में? एवरीवन? एक क्वेश्चन करो डाल्टन्स लॉ पे। What fraction of total pressure exerted by N2 gas alone, what fraction of total pressure exerted by N2 gas alone if equal masses of N2 and O2 are kept, if equal masses of O2 and N2 are kept, what fraction of total pressure exerted by N2 gas alone if equal masses of O2 and N2 are kept in a container at 5 atm and 27 degrees C? If equal masses of O2 and N2 are kept in a closed container at 5 atm and 27 degrees C, what fraction of total pressure exerted by N2 gas alone if equal masses of O2 and N2 are kept in a container, closed container at 5 atm and 27 degrees C? क्वेश्चन में क्या है मैं बता दूं, ऑप्शंस दे देता हूं आपको, है ना? क्या क्या ऑप्शन बताया जी, बताओ। 8/15, 8/3, 8/7, सॉरी 7/15 और 7/3। चलो ये सारे ऑप्शन दिए। क्वेश्चन क्या है फिर से रिपीट करूं, एक ही कंटेनर में O2 और N2 है, इक्वल मास है, x ग्राम है तो ये भी x ग्राम है, 27 डिग्री C पे है, 5 atm पे। दो गैस है N2 और O2, इक्वल मासेस हैं। अच्छा बताओ 5 atm किसी एक गैस का प्रेशर है या टोटल प्रेशर है? दोनों का कंबाइंड प्रेशर है, राइट? बोलो, चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें अगर प्रेशर ऑफ N2 निकालना है तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू पी टोटल चाहिए। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 चाहिए, डाल्टन्स लॉ में यूज आ जाएगा, इसीलिए डाल्टन्स लॉ ना भूलो, इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई एडवांस में भी आया है, नीट में AIEEE पहले होता तो उसमें भी आया हुआ, सेम क्वेश्चन है। तो अब बताओ क्या इक्वल मास से मोल फ्रैक्शन आ सकता है? अगर मास ऑफ N2 और H2 गिवन है, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, बोलता है बस इक्वल है, तो क्या उससे मोल फ्रैक्शन आ सकता है?
तो देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना बोल दोगे बच्चे, x/32। नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 कितना बोल दोगे, x/28। अगर दोनों का मोल पता चल गया N1 N2 x के टर्म्स में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या लिखोगे, N2/N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ फर्स्ट बाय टोटल मोल्स होता है ना। तो x के टर्म्स में इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखेंगे x/28, नीचे x/32 प्लस x/28। अब इसको सॉल्व करके देखो, x ऊपर और नीचे से कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, और अगर एलसीएम वगैरह लोगे तो 28 भी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा 32 और नीचे रहेगा 60, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। इतना मैथ्स आना चाहिए। ये कितना हो गया बच्चे, 8/15 हो गया। तो अब निकल जाएगा पार्शियल प्रेशर, बताओ कितना आएगा पार्शियल प्रेशर, 8/15 इंटू 5, तो कितना हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं आंसर ये है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, नॉट द पार्शियल प्रेशर। क्वेश्चन में यही एक कंसेप्चुअल पॉइंट था कि एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन पूछा है, पार्शियल प्रेशर नहीं पूछा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर का ये वाला फ्रैक्शन है, टोटल प्रेशर का ये फ्रैक्शन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर exerted by, what fraction of total pressure exerted by N2 gas alone, that means what is the mole fraction of N2 gas। यही है बस क्वेश्चन में, समझ में आया। क्वेश्चन में आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है, यहां तक समझ गए। एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं केपी और केसी में रिलेशन प्रॉपर्टी वगैरह से पहले 2-3 क्वेश्चन और कराना चाहता हूं। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि कंटेनर में ए और बी इनिशियली है, मान लेते हैं 1-1 है, और बाद में ए बी सी डी सब है। एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी दिया हुआ है। फाइंड के इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन। बहुत सिंपल सा सवाल है, a प्लस 2b इज इक्विलिब्रियम विद 2c प्लस b। ये रिएक्शन है बैलेंस फॉर्म में। पहले a और b था, मतलब लैंग्वेज ऐसे लिखा सकते थे, 1 mole of A and B are kept in a container and after some time equilibrium is achieved and at equilibrium B and C are same। डायरेक्ट एक्टिव मास, एक्टिव मास B और C का क्या हो गया इक्विलिब्रियम पे, सेम हो गया। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। क्वेश्चन समझ में आया। इनिशियली कंटेनर में A और B 1 मोलर है एंड एट इक्विलिब्रियम B और D का एक्टिव मास सेम हो चुका है, मतलब बी और डी का इक्विलिब्रियम पे मोलरिटी सेम हो चुका है। तो फिर गिवन इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, केसी। फाइंड केसी, मोलरिटी ही दिया हुआ है तो इसको केसी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। फाइंड केसी। बातें नहीं। देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ तो आपको पहला स्टेप सोचना भी नहीं है क्योंकि इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में गिवन है, गिवन है बैलेंस फॉर्म में। इसका केसी क्या लिखेंगे बच्चे, सी 2c नहीं लिखना, c का पावर 2, d का पावर 1, a का पावर 1 एंड b का पावर 2। ये हो गया केसी। अब हमें एनी हाउ क्या चाहिए, मैंने क्या बोला, जब भी केपी केसी का क्वेश्चन आए सबसे पहले इक्वेशन और उसका एक्सप्रेशन। फिर क्वेश्चन में देखो इनिशियली दोनों क्या क्या दिया हुआ है, तो 1-1-0-0। देखो इनिशियली एट इक्विलिब्रियम क्या लिख दोगे, मान लेते 1 - x लिखा तो इसको 1 - 2x लिखना पड़ेगा। यही सीखने वाली पार्ट है। इसका 1 तो इसका 2 जा रहा है ना,
इसका x गया तो इसका 2x जाएगा। ये नहीं आता बच्चे, केपी केसी का न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, गारंटी, गारंटी बोल रहा हूं। 1 से 2 रिएक्ट कर रहा है, अगर इसका मैंने x कम किया है तो b का 2x कम करना पड़ेगा, वहां कोफिशिएंट का मतलब है। अच्छा 1 से 2 बनता है तो x से 2x बनेगा, 1 से 1 बनता है तो x से x ही बनेगा। गुड टू गो। तो इक्विलिब्रियम पे x के टर्म्स में लिख दिया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि b और d का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है, एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है कि b और d का, इसको क्या लिखो 1 माइनस 2x और इसको x, नहीं वॉल्यूम से डिवाइड नहीं कर, डायरेक्ट मोलरिटी गिवन है ना। अरे मोलरिटी को ही कम कर रहे हैं, मोल्स नहीं है। b का कितना एक्टिव मास है इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस 2x और d का कितना है x, तो यहां से x निकल जाएगा, बताओ 1/3। अगर x निकल गया तो सबका एक्टिव मास पता चल जाएगा इक्विलिब्रियम पे। 1 माइनस 1/3 कितना हो गया ये सॉल्व करके, 1 माइनस 2/3, ये कितना 1/3, 1 माइनस 2 इंटू 1/3 मतलब 1 माइनस 2/3। अच्छा ये कितना 2/3, ये देखो सबका वैल्यू मिलता चला गया आपको। जैसे आपने ये कंसेप्ट यूज किया बी और डी बराबर है, वहां से एक्स मिल गया, मतलब ये पता चल गया कि ए का कितना रिएक्ट किया है। फिर आपको एक्स का वैल्यू पुट कर दिया तो इक्विलिब्रियम पे सबकी मोलैरिटी मिल गई। अब वैल्यू पुट करो, सी कितना है 2/3 का स्क्वायर, डी कितना है 1/3, ए कितना है 2/3 एंड बी कितना है 1/3 का स्क्वायर। सॉल्व कर पाएंगे क्या? मुझे लगता है कि 9 9 तो कैंसिल, ऊपर 4 है और नीचे 2 है, आंसर क्या आ गया बोलो। मैं बताऊं, कैलकुलेट केपी और केसी में पहला डेफिनेशन था के एफ बाई के बी। यहाँ कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें के एफ और के बी दिया रहेगा, यहां हमेशा आपको यही करना है, ऑलवेज। ठीक है, हर क्वेश्चन में कहीं पे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया रहता है, कहीं नहीं दिया रहता है। नाउ लिखिए रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। कोई भी, फिर से लास्ट क्लास बताया था, एक बार फिर से रिपीट करूं, कोई भी रिएक्शन को जो रिवर्सिबल है क्लोज कंटेनर में कराओगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्टार्टिंग विथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और बोथ, प्रोडक्ट भी रख दे रिएक्टेंट भी रख दे, सिर्फ प्रोडक्ट रख सिर्फ रिएक्टेंट रख, किसी तरह से स्टार्ट कर दे क्लोज कंटेनर में, आफ्टर सम टाइम इट विल अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे सारे एक्टिव मास फिक्स हो जाएंगे और उन सारे एक्टिव मास का रेशियो ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। हमने दो क्वेश्चन देखे, मैंने 1 1 रखा था लेकिन इक्विलिब्रियम पे ये सब फिक्स हो गया। इक्विलिब्रियम पे ए कितना रह गया बच्चे 2/3, ये 1/3, ये भी 2/3, ये भी देखो ना 1 1 रखा था लेकिन इक्विलिब्रियम पे ये सब फिक्स हो गया। और जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट फिक्स हुआ उसका रेशियो विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Why any reaction try to go at equilibrium state? Because the equilibrium state is the most stable state, minimum energy state. Gibbs free energy is constant, change in Gibbs free energy is zero, total randomness change zero, total randomness change zero. Now relation between Kp and Kc, relation between Kp and Kc, देखिए कंसिडर ए गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना, carried out in a closed container
at temperature T. Consider a gaseous reaction carried out in a closed container at temperature T. यहां तक समझ गए? नाउ सपोज आपने ए और बी से शुरू किया, N1 N2, ध्यान रखना टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है, इनिशियल प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर प्लीज साइलेंस, इनिशियल प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे A B C D सारे हैं और इसके मोल्स जो है मैं ऐसे लिख देता हूं बच्चे, X1 X2 इक्विलिब्रियम पे दीज आर द मोल्स। ये क्या है? पूरा इक्विलिब्रियम पर मोल्स है। ये इनिशियली भी हमने क्या ले रखा था? A एंड B का मोल्स ले रखा था, डायरेक्ट मोलैरिटी से शुरू नहीं किया, चलेगा? इक्विलिब्रियम पे आया उस समय भी टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम V है। कुछ अगर बदला है ना यहाँ पे, तो इनिशियल प्रेशर कुछ P1 रहा होगा क्योंकि उस समय सिर्फ A और B गैस है, और बाद में प्रेशर टोटल चेंज होके P2 हुआ होगा। इनिशियल प्रेशर PI, फाइनल प्रेशर PF, सारे गैस मिला के प्रेशर कितना? PF। ऐसा हो गया होगा, कुछ अगर बदला है तो ये बदला है बस। अब बताओ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सपोज बैलेंसिंग इक्वेशन ये है, कैसे रिएक्ट कर रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। T इक्वल टू 0 पे क्या लिख दिया? N1 N2 0 0 मोल से लिखते हैं बच्चे, डायरेक्ट एट इक्विलिब्रियम X1 X2 X3 X4, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे लिख दिया ये सारी चीजें। बड़ा सिंपल डेरिवेशन है, लास्ट में रिलेशन याद रखना, उसमें क्वेश्चन बन जाते हैं तुरंत। बताइए सबसे पहले केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखने वाले हम लोग? डायरेक्ट लिखूं क्या? x3 by v पावर c, x4 by v पावर d। देखो तो मोलैरिटी ऑफ c रेज टू द पावर c, और मोलैरिटी ऑफ c कितना आएगा? x3 by v, ये सब मोल्स है ना। मोलैरिटी ऑफ d कितना आएगा? उसी तरह से x1 by v, x2 by v पावर b, चलेगा? बोलो, यहां तक कोई तकलीफ है? नहीं। अब देखिए इसी एक्सप्रेशन में अगर Kp लिखना होता तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C, उसका वैल्यू भी नहीं लिख रहे, मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर कितना है? C का मोल x3 है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ पार्शियल प्रेशर आएगा ना, तो हम डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर यहाँ पे रख देते हैं, वैल्यू बाद में पुट करेंगे क्या आएगा डाल्टन्स लॉ से, और उसको पुट करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, फिर बताएंगे कैसे। यहां तक कोई दिक्कत है? इस इक्वेशन को, केसी के इक्वेशन को मैं 1 बोलता हूं और केपी के इक्वेशन को मैं 2 बोलता हूं। यहां तक कोई दिक्कत? नाउ यू टेल मी, इस गैसियस मिक्सचर के लिए P ऑफ A इंटू V x1 RT लिख सकते हैं क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, A के लिए पूरा वॉल्यूम है, सारे गैस का टेम्परेचर सेम है, सारे गैस के लिए वॉल्यूम सेम है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या बोलेंगे बच्चे? इस कंटेनर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू ए का पार्शियल प्रेशर, ए के मोल पे डिपेंड करेगा, ए का पार्शियल प्रेशर। इसी को अगर थोड़ा मॉडिफाई करें तो पी ए कितना लिख देंगे? x1 by v RT, x1 by v RT। कोई डाउट है? कहीं ना कहीं यही तो एक्टिव मास है, अगर गौर करो तो यही Ca है, दैट इज एक्टिव मास ऑफ A एट इक्विलिब्रियम। यहां जो लिखा है ना, ये Ca है, ये Cb है, ये C ऑफ C है, ये D ऑफ D है, मोलैरिटी है, ऐसा नो। चलो इसके आगे नहीं जा सकते, यहां तक भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ, इसको मान लो 3 बोल देते हैं, तो बताओ सिमिलरली Pb कितना बोलते हैं बच्चे? x2 by r, सॉरी x2 by v, x2 by v RT। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? Pb इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू xb, सॉरी x2 इंटू RT। यहां पे अगर b रखोगे तो यहां x2 रखोगे,
यहाँ सी रखोगे तो x3, यहाँ डी तो यहाँ, और हर जगह पे v तो सेम रहेगा, t सेम रहेगा। क्या बदलने वाला है इस इक्वेशन में? अगर यह a है तो यहाँ x1, यहाँ b है तो यही तो बदलेगा, यस नो? तो उसी तरह से बताओ, इसको मान लेता हूं 4। उसी तरह से pc क्या बोलेंगे? x of 3 by v into rt। गुड टू गो। यहां जैसे ही आपने सी रखा है x3 रखना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ थर्ड गैस डिपेंड्स ऑन मोल्स ऑफ दैट गैस। इसको मान लो 5 बोल देते हैं। पीडी कितना बोलते हैं बच्चे? पीडी x4 by v rt, बोलिए। इसको मान लेते हैं 6 बोल देते हैं। नाउ यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्या करना है आपको? 3 4 5 6 को 2 में रखना है। 3 4 5 6 को 2 में पुट करो, है ना? पुट 3 4 5 6 इन 2। क्या मिलने वाला है बताओ? केपी इक्वल टू क्या मिलने वाला है? जैसे ही 2 में रखा, पीसी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? x3 by v rt का पावर c। पीसी के पीडी के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? x4 by v rt पावर d। बोलिए। x1 by v rt पावर a, x2 by v rt पावर, मैंने ए बी सी डी सॉरी 3 4 5 को, मतलब पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच कंपोनेंट को मैंने मोलारिटी इनटू आरटी के बराबर पाया। ये रिलेशन हमने काइनेटिक्स में भी डिराइव किया था। काइनेटिक्स में जब रेट रहता था मोल पर लीटर पर सेकेंड में, रेट एटीएम पर सेकेंड में निकालते थे, तो वहां भी ये लिखा था हमने, प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी, चेंज इन प्रेशर इक्वल टू डेल सी आर टी। ये रिलेशन हमने उधर लिखा है, प्रेशर इक्वल टू सी आर टी, है ना? डेल्टा पी डेल्टा सी आर टी। इस पे क्वेश्चंस भी किया है, क्लास नोट्स में क्वेश्चंस है, देखना आप लोग। तो मैंने कुछ किया नहीं, जो भी पार्शियल प्रेशर था सी डी ए बी को, उसको इस फॉर्मूला के टर्म्स में रिप्लेस किया है। अगर पार्शियल प्रेशर सी का रखना है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी रखना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर डी रखना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी, सो ऑन। वही तो वहां किया है। अब बताओ, ऊपर कॉमन क्या दिख रहा है? x3 by v का पावर c, x4 by v का पावर d, और यहाँ rt का पावर c प्लस d दिखेगा। देखो तो, यहाँ rt का पावर c है, यहाँ भी rt का पावर d है। इसका पावर x3 by v का पावर c और x4 by v का पावर d अलग कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे नीचे क्या दिखने वाला है? x1 by v पावर a, x2 by v पावर b, rt का पावर a प्लस b। गुड टू गो। नाउ यहां लिख देते हैं एंड यूज 1। देखो तो इसके जगह पे क्या रख सकते हैं? क्या मिला? केपी इक्वल टू के सी, ठीक है। और यहां आरटी क्या मिल जाएगा? आरटी का पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अगर आप इस टर्म से पहचान रखते हो तो इसी को डेल एन जी बोलते हैं। ये वही वाला डेल एन जी है जो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी था। थर्मोडायनेमिक्स में जो सीखा है डेल एन जी वही है ये। फिर भी दोबारा बता देता हूं, मेरा सराफत देखो, है ना? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट लेना है। डेरिवेशन जनरली देखो रिपीटर बैच में नहीं भी बताते, काम हो जाता, सिर्फ एक्सप्रेशन लिख के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन 5-10 मिनट जाते हैं और उससे शायद याद रह जाए। ऐसे 4 दिन के बाद लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है, पहले केपी था या पहले केसी था। ऐसा होता है कभी कभी। केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल एन जी, पहले केपी है ना,
ठीक है, पार्शियल प्रेशर पहले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ पार्शियल प्रेशर। लिखिए, फाइंड रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फाइंड रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। साइलेंस। पहला रिएक्शन लिखिए, डायरेक्ट बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन है आपके पास। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। Kp और Kc में रिलेशन बताइए इसके लिए। नहीं नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू बोल दो। डेल एन जी कितना है जी इसका? 1, क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट है एक, गैसियस रिएक्टेंट है ही नहीं। तो Kp Kc RT, मतलब यहाँ पे Kp बाई Kc इज इक्वल टू RT। अगर थोड़ा और अच्छे से समझो तो Kp ग्रेटर देन Kc भी बोल सकते हो, है ना। ये कितना 8 पॉइंट समथिंग होता है ना, या फिर 0.0821। टेम्परेचर बस 12 केल्विन से ज्यादा लेना है तब ऐसा पॉसिबल है। और जनरली रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन हो रहा है, कुछ टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो रूम टेम्परेचर पे लेंगे। अच्छा, इस केस में आर का वैल्यू ना 8.314 नहीं लोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर का वैल्यू आप 0.0821 लेगो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि केसी में मोलारिटी आता है, मोल पर लीटर आता है, लीटर वगैरह यूनिट हो रहा है, तो ऐसा यूज नहीं कर सकते। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हमेशा मत बोलना जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 12 डिग्री हो, 13, 14, 15 डिग्री हो तब ये बोल देना। ऐसे कुछ नहीं मेंशन है, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि डेल एन जी ग्रेटर देन 0 है तो Kp ग्रेटर देन Kc होगा, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हर समय वैलिड होगा। टेम्परेचर R से बड़ा होना चाहिए, समझ गए ना। और जनरली हम ऐसा नहीं बोलते कि रिएक्शन जो है -250 पे करा रहे हैं डिग्री सी पे। रिएक्शन -250 डिग्री सी पे करा सकते हो क्या? होगा, लेकिन अभी जिस तरह की बातें चल रही है, जो रिएक्शन बातें चल रही है, रूम टेम्परेचर है उससे ज्यादा ही है, उससे थोड़ा ही कम। अच्छा, सेकंड, अच्छा फेज नहीं मेंशन है, मतलब सारे ही गैस है, ठीक है। इसमें Kp और Kc में रिलेशन बताइए। पहले डेल एन जी बताओ इसका। 2 - 3 + 1 -2। गैसियस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 2, गैसियस रिएक्टेंट। आपको याद है डेल एन जी अगर लेस देन 0 आता था तो बोलते थे एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी घट रहा है, ये दोनों बातें बोलते थे थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में। डेल एन जी लेस देन 0 मतलब जरूर एक्सोथर्मिक होगा, मस्ट नहीं है लेकिन मोस्टली ऐसा सारा रिएक्शन जिसका डेल एन जी लेस देन 0 है, 4 को छोड़कर, एक्सोथर्मिक हमने पढ़ा है। और ऐसे सारे रिएक्शन जिसमें डेल एन जी नेगेटिव है उसका एंट्रोपी घटता है सिस्टम का। यहाँ गैसियस प्रोडक्ट रिएक्टेंट ज्यादा है, गैसियस प्रोडक्ट कम है, तो गैसियस मोल्स कम हुए तो एंट्रोपी कम हो गई। तो एक बार रिवीजन भी करा दिया। लेकिन यहाँ पे Kp इक्वल टू क्या लिखेंगे? Kc R⁻²। मतलब रिलेशन अगर निकालना चाहो तो Kp बाई Kc 1/RT का स्क्वायर। अगेन यहाँ क्या वैलिड है? अगर डेल एन जी नेगेटिव है तो Kp लेस देन Kc होगा। थर्ड क्वेश्चन, H2I2 gives 2HI। डेल एन जी बताइए। कुछ नहीं मेंशन है तो सारे गैस लेंगे, 2 - 1 + 1 तो Kp इक्वल टू Kc। तो यहाँ पे प्लीज लिख लीजिए डेल एन जी, फिर से लिख देता हूं। अगर डेल एन जी ग्रेटर देन 0 है तो Kp Kc से ज्यादा होगा, डेल एन जी इक्वल टू 0 है तो Kp और Kc बराबर होगा, डेल एन जी लेस देन 0 है तो Kp लेस देन। आपको मैं बताऊं, यहां पर भी बोला था डेल एच ग्रेटर देन डेल ई, है ना। डेल एच इक्वल टू डेल ई, डेल एच लेस देन डेल ई। याद करो, पढ़ाई हुआ है ये वाला पार्ट, है ना।
ये जो इक्वेशन डिराइव किया था बच्चे, डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी, ये है वर्क डन। डेल एन जी आर टी ही वर्क डन है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन कैरिंग आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डेल एन जी आर टी इज वर्क डन, डेल एन जी आर टी इज वर्क डन। फिर से यहां रिपीट करूं, अगर डेल एन जी ग्रेटर देन 0 है तो वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम है ये वर्क डन। और डेल एन जी, ये इस पे क्वेश्चन, इस कंसेप्ट क्वेश्चन दिया है बहुत सारे हमने। डेल एन जी इक्वल टू 0 है तो वर्क डन 0 बोल दो सिस्टम का, और डेल एन जी लेस देन 0 है तो वर्क डन पॉजिटिव बोलो। जब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम हो गया तो सराउंडिंग का गैसियस पिस्टन ने सिस्टम पे काम किया, ऐसा कंसेप्ट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी है, उसमें डेल एन जी आर टी वर्क डन है। और कैसे पता चलेगा वर्क डन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, वर्क डन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ऑफ सिस्टम पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो सिंपल, अगर गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा है गैसियस रिएक्टेंट से तो सिस्टम को एटमॉस्फेरिक पिस्टन को ऊपर डिस्प्लेस करना पड़ा होगा। गैसियस मोल्स प्रोडक्ट में ज्यादा, रिएक्टेंट में कम है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे जब कांड होगा तो एयर वाले पिस्टन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। डेल एन जी पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन going on at constant temperature pressure. What is the enthalpy change? Del H equal to del E plus del NGRT. Now del NGRT represents work done of system, work done of system. अगर del NG बढ़ गया तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, नेगेटिव होगा। del NG 0 है तो वर्क डन 0, del NG लेस देन 0 है तो वर्क, गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा कम हो चुका है तो एयर वाला पिस्टन सिस्टम को कंप्रेस कर देगा। ये ध्यान रखना, ये शायद डिटेल में उधर भी बताया था, एक बार दोबारा बता दिया। नाउ मॉड्यूल का सवाल है, जल्दी से एक सवाल करते हैं इसी रिलेशन पे। कौन सा रिएक्शन है, इन चारों में से रिएक्शन चूज करना है जो केपी बाई केसी मैक्सिमम और मिनिमम देगा। कौन सा रिएक्शन है जो केपी बाई केसी मैक्सिमम और केपी बाई केसी मिनिमम देगा? पहला रिएक्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे, पेज नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है मॉड्यूल का। N2O4 gives twice of NO2, एक्सरसाइज 1 का है 2 of SO2 plus O2 twice of SO3, X plus Y gives 4Z, A plus 3B gives 7C. Options are DC पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन DB, थर्ड ऑप्शन CB एंड फोर्थ ऑप्शन DA। इन सब में आपको बताना है इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें Kp बाई Kc मैक्सिमम है ABCD में, और कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें Kp बाई Kc मिनिमम है। देखो, फॉर Kp बाई Kc मैक्सिमम डेल Ng मैक्सिमम होना चाहिए, एंड Kp बाई Kc मिनिमम, कंसेप्ट यही है, डेल Ng नेगेटिव में मिनिमम होना चाहिए, नेगेटिव में, पॉजिटिव में मैक्सिमम, नेगेटिव में सबसे ज्यादा नेगेटिव। तो सबका डेल Ng निकालो, डेल Ng 1, डेल Ng -1, 2 -3, डेल Ng 2,
डेल एन जी 3, तो क्लियरली दिख रहा है मैक्सिमम डेल एन जी इसका है, मतलब केपी बाई के सी मैक्सिमम फॉर दिस, केपी बाई के सी मैक्सिमम फॉर दिस एंड केपी बाई के सी मिनिमम फॉर दिस, तो आंसर विल बी नहीं। इस केस में डेल एन जी पॉजिटिव मैक्सिम डेल एन जी 3 आया तो केपी बाई के सी क्या मिलेगा, मैक्स। और इस केस में डेल एन जी नेगेटिव, एक ही डेल एन जी है जहां नेगेटिव है, तो इस केस में केपी बाई के सी क्या मिलेगा, मिनिमम। मॉड्यूल का 37 क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है मॉड्यूल में, वो भी करते हैं। दिखा यहां तक? इस वाले मॉड्यूल में सवाल नहीं दिख रहा है, जेई वाले मॉड्यूल में। खैर कोई नहीं, लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ब्रैकेट में सब एक ही जगह डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी लिख लो ब्रैकेट में। हाँ, ब्रैकेट में लिख लो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर भी पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक ही जगह पे पढ़ लेते हैं। मैं बताऊं, अभी जो पढ़ने जा रहे हैं इसका डिस्कशन ऑलरेडी काइनेटिक्स में हो रखा है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे बात कर लेते हैं। आगे बढ़े। देखिए मैं क्या करता हूं, इस टॉपिक को समझाने के लिए आप सभी को लैब में कोई रिवर्सिबल रिएक्शन कराने का मौका देता हूं। एज्यूम करना है, इमेजिन करना है कि आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन अपने अपने लैब में करा रहे हो, ठीक है। सपोज, बातें नहीं, सपोज लैब 1 में मैं हर जगह पे बोल रहा हूं कि अमोनिया ही बनाते हैं, चलो ठीक है। तो अमन, यू आर फ्री टू टेक whatever volume and whatever initial moles of N2H2। तो बताओ वॉल्यूम कितना ले लें जल्दी। 10 लीटर्स ले लिया। N2H2 का मोल्स बता दो। 50। और ये, अरे बोलने दो उसको, उसका लैब है, उसको डिसाइड करने दो। 16, ठीक है। फिर बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं, तुम भी ठीक है, बोल 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 बोल। वॉल्यूम 2000, ठीक है। और मोल्स, हाँ दोनों 2, ठीक है। और कोई? अच्छा आप बोलो, चलो।
हाँ, वॉल्यूम कितना ले लें? वॉल्यूम 720, ठीक है। हाँ, N2 और H2 ये 70 और ये 55, ठीक है। इसी तरह से सब इमेजिन कर लो। 2-3 लोगों को मैंने अपॉर्चुनिटी दिया बोर्ड पर, आप खुद से कॉपी में लिख लो, रफ में लिख लो, समझना बात को, या फिर इमेजिन कर लो। देखो अब क्या होगा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप अमोनिया बनाने के प्रोसेस में आप कैटलिस्ट यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर चाहे तो आप कैटलिस्ट यूज कर लो। दो बातें मैं बोल रहा हूँ हर लैब का कांस्टेंट करना है। पहला, हर लैब का टेम्परेचर सेम रखना है ना। और दूसरा, हर लैब में जो रिप्रेजेंटेशन है यही रखना है। मतलब इस तरह से रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, 3:1 में रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है। ये हर लैब में यही रिप्रेजेंटेशन रखना है, ठीक है। समझ रहे हो? नाउ अब यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया था 50 और 16 से, ये 0 है। एट इक्विलिब्रियम अपने मन से यहाँ पे लिख देते हैं x1 x2 x3। ऑब्वियसली N2 और H2 घटा होगा, थोड़ा बहुत अमोनिया बना होगा। और अब अगर मोलैरिटी निकालना है तो x1/10 करना पड़ेगा, x2/10 एंड x3/10। दीज आर द मोलैरिटी। और जब ये सब पता चल गया तो केसी निकाल सकते हैं। x3/10 का स्क्वायर क्या लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अमोनिया का एक्टिव मास रेज टू द पावर कोफिशिएंट बाय x1/10 एंड x2/10 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब। मैं बताऊं, पहला लैब में जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आया होगा उस समय हमने एक्टिव मास निकाले। एक्टिव मास का या इक्विलिब्रियम मोल्स अलग अलग होंगे। N2H2 अमोनिया का मोल्स अलग होगा, मोलैरिटी भी अलग होगा। लेकिन जब ये रेशियो निकालोगे सॉल्व करके, अगर मान लो 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है सॉल्व करके। अब यहाँ पे स्टार्ट कैसे किया है? 2 से 0 है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आपको लिखना पड़ेगा y1 y2 y3, मोल्स लिख दिया। यहाँ फिर से एक्टिव मास कितना लिखोगे? y1/2000 y2 बाई, क्योंकि वॉल्यूम इसने ज्यादा ले रखा है। आ रहा है समझ में? हर जगह पे एक्टिव मास क्या लिखेंगे? y1/2000 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। यहां तक समझ रहे हैं एवरीवन? अब यहां पे जब केसी निकालोगे तो फिर से एक्सप्रेशन में यही रखना पड़ेगा, y3/2000 का स्क्वायर, y1/2000 y2/2000 का क्यूब। और मैं बताऊं ये भी सॉल्व करके 5 आएगा। एंड सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो। t इक्वल टू 0 पे आपने 70 और 55 लिया, 0 लिया। एट इक्विलिब्रियम G1 G2 G3 लिख सकते हैं। यहां भी सॉल्व करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 5 ही आएगा। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो हर साल बोलता हूं, अगर ये भूल गए तो नाम नहीं लेना, मैंने पढ़ाया है, सबको साइंटिस्ट बनाया, सबको अपॉर्चुनिटी दिया है, फिर भी भूल जाओगे तो कैसे होगा? हाँ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में अमोनिया बना लो, तुम N2H2 से स्टार्ट करो या N2H2 अमोनिया सब रख के एक साथ स्टार्ट करो, सिर्फ अमोनिया रख के स्टार्ट करो, लेकिन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये रखना है और टेम्परेचर हर लैब का सेम रखना है। क्या करना है समझ में है? कितने भी मोल्स लेने, कितने भी वॉल्यूम लेने हैं, सारे रिएक्टेंट एक साथ रख के स्टार्ट करो, सिर्फ प्रोडक्ट रख के स्टार्ट करो, सिर्फ रिएक्टेंट से स्टार्ट करो, किसी भी तरह से स्टार्ट करो, हर लैब का टेम्परेचर सेम रखना है और मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन सेम रखना है। इक्विलिब्रियम पे आने के बाद नो डाउट एक्टिव मास हर लैब में अलग अलग होगा क्योंकि हमने अलग अलग मोल्स लिए हैं, वॉल्यूम अलग अलग है, तो एक्टिव मास अलग होगा। बट जो रेशियो है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का जो रेशियो है वो नहीं बदलेगा।
मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड बोल सकते हैं थोड़ा बहुत मॉड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मॉड ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कंसेप्ट क्या है, हर जगह पे सेम रिएक्शन तो लिखा है ना। पता है दो लैब का टेम्परेचर बदल जाता ना तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता। जब तक दोनों लैब का टेम्परेचर सेम है, सेम रिएक्शन है, सेम रिप्रेजेंटेशन है, कोफिशिएंट सेम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू नहीं बदलेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, वॉल्यूम, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट। आपको याद होगा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, catalyst increases rate constant for forward and backward both, catalyst decreases activation energy for forward and backward both, but the ratio kf by kb in the presence of catalyst and in the absence of catalyst will not change. kf by kb is the equilibrium constant. In the absence of catalyst and in the presence of catalyst, kf by kb will not change. समझ में आ रहा है? yes or no? सो किससे इंडिपेंडेंट है, इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इनट मटेरियल डाल रहे हैं तो भी चेंजेस नहीं होते। मान लो इनट गैस डाल दिया, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे स्पॉटलाइट में लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इधर लिखा है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट डजंट मैटर। किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे शुरू में लिखा है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, लिखिए फटाफट लिखिए इस बात को, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो डायरेक्टली ये पॉइंट लिखा देता और मैंने 3-4 लैब के एग्जांपल देके समझाए हैं, है ना, तो शायद ये कंसेप्ट बहुत देर तक रहे, है ना। कुछ लोग हो सकता है फिर भी भूल जाएंगे, जैसे कार्बोकेटाइन भूल गए। तू मूव ऑन हो गया ना, मैं नहीं हो पा रहा हूँ, तुषार ने कार्बोकेटाइन का एविडेंस नहीं बताया, मुझे भी मूव ऑन कर दो। लिखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, उधर लिख दिया ना, एंड इट चेंजेस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। अब देखो लैब 1 है जिसमें T1 पे रिएक्शन करा रहे हैं, लैब 2 है जिसमें T2 पे रिएक्शन करा रहे हैं, बातें नहीं, दोनों ही लैब में अभी फिर से वही पार्ट है, N2H2 इनिशियली लिया है। यहां भी देखो तुम N2H2 कितना लेते हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना, 10-7 और मान लेते हैं यहाँ पे 20-30 ले लिया, ऐसा वॉल्यूम V1 V2 ले लिया, है ना, लेकिन दोनों लैब का टेम्परेचर अलग है, T1 है एंड T2 है। तो यहां पर फिर से देखो बैलेंसिंग भी सेम लिख रहा हूं, T इक्वल टू 0 पे 10-7-0, एट इक्विलिब्रियम डायरेक्ट लिख देता हूं C1 C2 C3, इक्विलिब्रियम पे डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ही लिख दिया। यहां जब K इक्विलिब्रियम निकालोगे T1 पे तो K1 बोलते हैं, और ये C3 का स्क्वायर बाय C1 इंटू C2 का क्यूब, और ये हो सकता है मान लो 5 आया T1 पे। यहाँ पे फिर से सेम रिएक्शन है, ट्वाइस ऑफ अमोनिया 20-30-0, एट इक्विलिब्रियम डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं XYZ, these are the concentration not moles directly। मैं बताऊं दो डिफरेंट टेम्परेचर पे अमोनिया अगर बनाते हैं, इनिशियल वॉल्यूम और मोल्स अलग अलग है, इक्विलिब्रियम पे फिर से T1 पे ये सारे एक्टिव मास फिक्स हो जाएंगे, T1 पे फिक्स हो जाएंगे, मतलब T1 पे भी इक्विलिब्रियम पे आएगा,
और सेम जब 2030 से स्टार्ट किया T2 पे भी इक्विलिब्रियम पे आएगा और T2 पे भी ये सारे फिक्स हो जाएंगे। और यहां पे जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई क्यूब, ये हो सकता है इससे अलग आएगा, डिपेंड्स कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। समझ गए? यहां कुछ और आएगा, जैसे यहां K1 आया तो ये वैल्यू कुछ और आएगा, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। समझ गए? अब देखो वो ग्राफ जो मैंने काइनेटिक्स में पढ़ाए थे, केमिकल काइनेटिक्स में, वो दोबारा वेंट ऑफ इक्वेशन लिखूंगा, 3 इक्वेशन लिखूंगा, ग्राफ तुरंत बना देते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन से उसका डेरिवेशन कैसे हुआ है उसके लिए काइनेटिक्स का लेक्चर देखिए, समझ में आ जाएगा, या नोट्स देखिए, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग जो पहला इक्वेशन था के इक्विलिब्रियम ए ई टू द पावर माइनस डेल एच बाई आर टी, ये फर्स्ट वेंट ऑफ इक्वेशन था, जो कैसे आया था मैं बताऊं, के इक्विलिब्रियम के एफ बाई के बी, और के एफ के जगह पे रखा था ए वन ई टू द पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड बाई आर टी, और के बी के जगह पे रखा था ए टू ई टू द पावर माइनस ई ए बी बाई आर टी। वहां से सॉल्व करके डेल एच का एक फॉर्मूला याद है, के एफ फॉरवर्ड माइनस के बी, सॉरी ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, डेल एच का एक फॉर्मूला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो वहां से डिराइव होके आया था। दिस इज द वेंट ऑफ इक्वेशन, और इसमें ये तुम्हारा रेट कांस्टेंट नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, डेल्टा एच हीट ऑफ द रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन टी हमेशा केल्विन में रखिए, है ना, टेम्परेचर इन केल्विन, आर तुम 8.314 ही रखो या 2 रखो। अगर डेल एच किलो जूल में है तब तो आर का वैल्यू ये रखना पड़ेगा, जूल पर मोल पर केल्विन, और डेल एच अगर किलो कैलोरी में है तो आर का वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। देखो केपी इक्वल टू केसी आरटी में, आरटी डेल एन जी में आर था 0.0821, लेकिन यहां पे इस इक्वेशन में आर का ऐसा यूनिट रखना होता है। अच्छा, इसी इक्वेशन का 2 ग्राफ था बच्चे, डायरेक्ट हम अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा ग्राफ था डेल एच लेस देन 0, अगर ये एक्सोथर्मिक सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ये आर्हेनियस इक्वेशन का ही प्लॉट है, आरएनएस इक्वेशन का प्लॉट है। यहां पे फिर आपको ग्राफ ऐसा दिखाना पड़ता है। एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी। और अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ग्राफ ऐसा है, ये वाला कांस्टेंट ए है, जो इंटरसेप्ट है वो ए है, ठीक है। ये ग्राफ प्लॉटेड है काइनेटिक्स में। मैं अगर आप चाहो तो एक बार इसका बता देता हूं, k इक्वल टू क्या है, एंडोथर्मिक के लिए देखो कैसे लिखेंगे, a e टू द पावर, मान लेते हैं एंथैल्पी चेंज 5000 है और प्लस में है ना बच्चे, एंडोथर्मिक का मतलब प्लस में और सामने माइनस लगा हुआ है बाय आर टी, तो इक्वेशन कैसा मिला, e टू द पावर माइनस 5000 बाई आर टी। अब जरा इस इक्वेशन में टेम्परेचर को इन्फिनिटी करके देखो, तो जैसे ही माइनस 5000 बाई इन्फिनिटी होगा 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 0 मतलब k इक्वल टू क्या मिलेगा, a। इसीलिए देखो इनफाइनाइट टेम्परेचर पर, एंडोथर्मिक के लिए इनफाइनाइट टेम्परेचर पर मैंने k का वैल्यू क्या रखा हुआ है, a। इधर क्या है ग्राफ में k, और इधर क्या है टेम्परेचर, k वर्सेस t ग्राफ। अच्छा, यहीं पर अगर टेम्परेचर तुम 0 केल्विन रखोगे, 0, तो पता है k टेंडिंग टू क्या होगा, a e टू द पावर माइनस 5000 r इंटू 0, ऐसा लिखें। इसको तुम लिखोगे a e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, समथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी और सामने माइनस लगा हुआ है, इसी को तुम लिखोगे a बाई e टू द पावर इंफिनिटी,
समथिंग बाय इंफिनिटी इज नथिंग बट इंफिनिटी, दैट इज जीरो। तो देखो एंडोथर्मिक के लिए जब हीट ऑफ रिएक्शन, इस इक्वेशन में जब हीट ऑफ रिएक्शन आप पॉजिटिव रखते हो तो ये ग्राफ आता है। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है बच्चे कि टेम्परेचर बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा फॉर एंडोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाने से, पता है रेट कांस्टेंट के लिए ऐसे दो बातें नहीं थी। रेट कांस्टेंट में एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं, तो आरएनएस का एक ही वेरिएशन था, हमेशा टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, ऑलवेज। काइनेटिक्स पढ़ा है बच्चे, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ता है, ऑलवेज, यस नो। बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में दो केसेस हैं, क्योंकि वेंट ऑफ इक्वेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, एंड वो इंथैल्पी किसी रिएक्शन का पॉजिटिव भी होता है और, लेकिन कोई ऐसा वर्ल्ड का रिएक्शन नहीं है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव होता है। गुड टू गो। इसीलिए जब के वर्सेस मतलब रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ था तो सिर्फ एक ग्राफ आया था, लेकिन यहां पर अब बताओ, इसी में अगर डेल एच लेस देन जीरो है तब के इक्वल टू क्या लिखोगे, ए ई टू द पावर माइनस 5000 रख दें क्या, बोलो। हीट ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव है, तो यहां से इक्वेशन क्या मिलेगा, प्लस 5000 बाई आर टी, बोलो मिला। अब इस इक्वेशन में देखो t का वैल्यू जीरो रखो तो k का वैल्यू इंफिनिटी आएगा। क्यों, जैसे यहां जीरो रखोगे समथिंग बाय जीरो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ए इंटू ई टू द पावर प्लस इंफिनिटी, मतलब ए इंटू इंफिनिटी, ई टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, ए इंटू इंफिनिटी इज अनदर इंफिनिटी। तो देखो जीरो केल्विन पे k का वैल्यू क्या है एक्सोथर्मिक के लिए, जीरो केल्विन पे k का वैल्यू एक्सोथर्मिक के लिए क्या है, इनफाइनाइट, यस नो। और इसी में अगर तुमने t इक्वल टू इंफिनिटी रखा तो k a के बराबर दिखेगा। क्यों, जैसे इंफिनिटी रखा ये जीरो, e टू द पावर जीरो 1। इसीलिए देखो जैसे से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का k घट रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर k घट रहा है तो डेफिनेटली एक्सोथर्मिक है, एंड वाइस वर्सा। टेम्परेचर बढ़ाने से k बढ़ रहा है तो डेफिनेटली एंडोथर्मिक है, एंड वाइस वर्सा। समझ में आ रहा है, ग्राफ पहले ही बताया है, लेकिन यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ क्लियर कर रहा हूं फिर से। हाँ वेरी गुड, ये भी लाइन लिखवाना था मुझे जो हम ली-चैटेल प्रिंसिपल पे लिखाते हैं। यहाँ पे ये बोलोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस एंड टू रीगेन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड। एंडोथर्मिक में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन और फॉरवर्ड ज्यादा भागता है और के इक्विलिब्रियम बढ़ जाती है, दोनों बातें हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा टू रीगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट। एक्सोथर्मिक में, सो सॉरी, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पे अमोनिया का प्रिपरेशन ना बच्चे एक्सोथर्मिक ही होता है। क्या होता है, अगर T2 ग्रेटर देन T1 है, अब देखो लॉजिक, लेस टेम्परेचर पे अमोनिया बना रहे एक्सोथर्मिक है, मोर टेम्परेचर पे अमोनिया बना रहे एंड अभी भी एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ 5 आया ना, तो यहाँ डेफिनेटली कम आना है हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड चला होगा टू रीगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर लो टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 5 है, उसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई टेम्परेचर पे 5 से कम होगा, वही तो उधर लिखा है, टेम्परेचर बढ़ने से के घटता है, और टू रीगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, जल्दी जल्दी लिखिए, टाइम नहीं दूंगा लिखने का। ऑलरेडी ये ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है। तुम थे वो काइनेटिक्स वाले सवाल में जब डिराइव किया था इक्वेशन,
देखिए इसी का दूसरा मॉडिफाइड वर्जन सेम इक्वेशन का, तो अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज कंटेनर में कराते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे कराते हैं, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे भी इक्विलिब्रियम पर आता है, अलग अलग टेम्परेचर पे डिफरेंट इक्विलिब्रियम पे आएगा और डिफरेंट टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड होगा। अच्छा, इसी इक्वेशन में अगर हम लॉग ले लें दोनों तरफ और थोड़ा लॉग के हिसाब से लिखें, तो एक और ग्राफ आता है डेल एच बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए। सेम वेंट ऑफ इक्वेशन, यहां भी दो ग्राफ होते हैं बच्चे, सब प्लॉटेड है, देख लेना, है ना, ग्राफ प्लॉटेड है। यहां पे रखना पड़ेगा log k वर्सेस 1/t। यहां ग्राफ ऐसा आता है और इस केस में जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बनता है tan थीटा है माइनस डेल एच बाई 2.303 आर। आप क्लियरली देख सकते हो, अगर हीट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव आएगा और इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है ही। मैंने उस समय जब पढ़ाया था, पूछा था ऐसा ग्राफ देके क्वेश्चन पूछता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, तो ऐसा ग्राफ है तो रिएक्शन। और यहीं पर दूसरा ग्राफ log ऑफ k इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t ग्राफ विल बी, ये जैसे नेगेटिव हुआ स्लोप पॉजिटिव हो गया, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव, ऐसा चलेगा। यहां पे जो tan थीटा है अगेन अभी माइनस डेल एच बाई 2.303 ही लिखोगे, लेकिन आपको पता है कि डेल एच का वैल्यू खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसी में एक और मॉडिफाइड, ए से बी इक्विलिब्रियम पे है T1 पे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, ए से बी इक्विलिब्रियम पे है T2 पे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, इस पे क्वेश्चन करना। log ऑफ K2 बाई K1 डेल एच बाई 2.303 R 1/T1 1/T2। ध्यान रखना, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, आरएनएस का मॉडिफाइड वाले में पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी आया था, क्वाड्रपल्स याद करो। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेशियो है, रेट कांस्टेंट का रेशियो नहीं है। अगर यहाँ रेट कांस्टेंट लोगे तो यहाँ एक्टिवेशन इसे लेना पड़ेगा, एकदम सिंपल सिमिलर इक्वेशंस थे। दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वेंट ऑफ इक्वेशन, आरएनएस नहीं, वेंट ऑफ, समझ गए। अगेन अब होमवर्क क्या है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ना है कि ए से बी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है तो B2A 1/k होता है, सुना है कभी? अगर ए से बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है तो B2A, अच्छा किसी रिएक्शन को अगर के 2 से मल्टीप्लाई करते तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पावर में जाता है, सुना है। 2-3 रिएक्शन को ऐड करते हैं तो फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एडिंग रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर ये तीन प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपने पेज नंबर 8 और 9 ढंग से पढ़ लिया, ध्यान से सुन, तो प्रैक्टिस सेशन 1 2 3 तीनों होमवर्क है, प्रैक्टिस सेशन 1 2 3 तीनों होमवर्क है। इसके अलावा आपको 57 तक क्वेश्चन करके आने हैं। हाउ मच? 57। कल काइनेटिक्स सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम का और अच्छा पार्ट कवर हो जाएगा, मुझे लगता है हार्डली 3 या 2 लेक्चर और चाहिए, हो जाएगा पार्ट। आप इसमें कंजूसी नहीं कर सकते, क्वेश्चन सॉल्विंग में टॉपिक जल्दी कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं चले कि कहां से क्वेश्चन करना है। छोटा चैप्टर है, तुरंत हो जाता है, और मैक्सिमम पार्ट 2-2 घंटे पहले ही मेहनत किया है, फिर से दोबारा मेहनत किया है यहाँ पे। अभी मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, सारे पार्ट दोबारा बता दिया।